मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा 7 मार्च को प्रस्तावित है कार्यक्रम। पुलिस महानिदेशक ने तैयारियों का लिया जायजा। चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। वेबसाइट और मोबाइल ऐप से श्रद्धालु कर सकेंगे पंजीकरण। 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। बागेश्वर में जिलाधिकारी का औचक निरीक्षण। कांडा तहसील में मिली लापरवाही पर सख्त कार्रवाई। तहसीलदार समेत कर्मचारियों के वेतन आहरण पर लगी रोक। पटना में जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक। आज सभी विधायक रहेंगे मौजूद। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर एक बड़ी नाराजगी की तस्वीरें सामने। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को लेकर है नाराज। चुनाव आयोग पर लगाए बड़े आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब देवभूमि से जुड़े खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां हरिद्वार में 7 मार्च को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर ली हैं। बता दें कि बैरागी कैंप के आसपास भी औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन, पुलिस महानिदेशक लगातार इस पूरे मामले को लेकर जायजा करते नजर आ रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पंडाल, मंच, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, बिजली, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके के इंतजामात हैं। और सबसे बड़ी बात कि अमित शाह का यह दौरा काफी अहम होने वाला है और इसी दौरे को लेकर लगातार तैयारियां भी तेज है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम से पहले सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण कर लिया जाए ताकि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की कमी ना रहने पाए। और उसी के मद्देनजर अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अमित शाह के दौरे से पहले पूरी जो जांच पड़ताल है वो सही ढंग से होनी चाहिए। बता दें कि अमित शाह का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें वो राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ इस दौरे के दौरान आने वाले चुनाव के मद्देनजर भी उत्तराखंड में एक अलग तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जब इस बात का निर्देश निकलकर सामने आया कि किसी भी तरह की दिक्कतें ना होने पाए, जब अमित शाह दौरे के दौरान उत्तराखंड में उपस्थित रहेंगे, अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, लोगों के आने की संभावना है, तो इसीलिए तैयारियों का सही ढंग से वहां पर निर्माण होना चाहिए। ये प्रक्रिया सही ढंग से होनी चाहिए और समन्वय के साथ पूरी तैयारी होनी चाहिए। बता दें कि अमित शाह का यह दौरा काफी अहम है और इस दौरे के मद्देनजर अमित शाह राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा कर सकते हैं और उनके उत्तराखंड आने को लेकर पुलिस महानिदेशक ने यह निर्देश दिया है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए। संभावित ये जो दौरा है ये काफी अहम होगा और पुलिस महानिदेशक ने इसीलिए अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि मंच संचालन, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा, स्वास्थ्य, तमाम जो ये मुद्दे हैं इस पर खासा ध्यान दिया जाए कि अमित शाह के दौरे के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए, क्योंकि एक भारी संख्या में लोग इस दौरान आ सकते हैं। आमजन के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कार्यक्रम से पहले सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण किया गया है और अमित शाह के इस दौरे को लेकर वहां पर सभी आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
कार्यक्रम से पहले सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण भी किया गया है पुलिस महानिदेशक के द्वारा। और अमित शाह के दौरे को लेकर एक बड़ी जो बैठक है उसका आयोजन किया गया और इस बैठक में निर्देश दिए गए हैं तमाम तरह के अधिकारियों को कि किसी भी तरह की दिक्कतें ना देखने को मिले जब अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज सुबह 7 बजे से ही यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। श्रद्धालु अब वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि राज्य सरकार के मुताबिक चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस साल 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे उनके लिए 17 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की जाएगी। प्रशासन का यह कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और वहीं 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसी को लेकर श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण तब नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आज से ही ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस साल 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। राज्य सरकार के मुताबिक चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रशासन का यह कहना है कि यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसीलिए सभी श्रद्धालुओं को इस बात का खासा ध्यान रखना है कि वो समय रहते ही रजिस्ट्रेशन करा सके। वेबसाइट और मोबाइल ऐप से पंजीकरण कर सकेंगे श्रद्धालु जो चारधाम यात्रा के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट। और वहीं ऋषिकेश तपोवन के आनंद धाम में आयोजित कीर्तन फेस्ट में इंडियंस की एंट्री बैन को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़े विवाद पर आनंद धाम के अध्यक्ष स्वामी मोहन गिरी और कार्यक्रम आयोजक रेणुका राधा कृष्ण सामने आए हैं। उन्होंने इस वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि कार्यक्रम में इंडियंस की एंट्री बैन और फॉरेनर्स को प्रायोरिटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। उनका कहना है कि तथाकथित यूट्यूबर द्वारा वायरल वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जिससे देश विदेश में गलत संदेश गया है, जबकि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी नागरिकों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना था। कीर्तन फेस्टिवल में भारतीय और विदेशी दोनों ही समान रूप से शामिल हो और सभी लोग साधु संघा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके कीर्तन में शामिल हो सकते हैं। पूरा कार्यक्रम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे यहाँ आनंद धाम आश्रम में एस्कॉर्ट फाउंडेशन की तरफ से एक अमेरिका के हमारे यहाँ आनंद धाम आश्रम में एस्कॉर्ट फाउंडेशन की तरफ से एक अमेरिका के महान संत स्वामी इंद्रदुमन जी महाराज कीर्तन फेस्ट का आयोजन किए हैं और वो 20 मार्च तक चलेगा। उसी क्रम में पिछले 25 फरवरी को कोई यूट्यूबर ने कुछ हमारे गेट पर का वीडियो डाला है जो सत्य से परे है। मैं उसका खंडन करता हूं, उसका निंदा करता हूं।
और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए वृहद शिविर का आयोजन भी किया है। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर का यह आयोजन है जिसकी शुरुआत 7 मार्च से होगी। अब ऐसे में इसकी शुरुआत को लेकर उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे देखा जा रहा है। बता दें कि शिविर संगठन के मंडल स्तर पर आयोजित होंगे और इसमें तमाम मुद्दों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से रणनीति बनाकर आगे चलना है और साथ ही साथ 2027 के चुनावों की तैयारियों को लेकर हमारी कंप्लीट हो गई हैं जिले स्तर की पूरी। और अब जो प्रशिक्षण अभियान का पहला फेज है, फर्स्ट फेज, वो हमारा 7 मार्च से शुरू होकर 15 अप्रैल तक होगा और पूरे प्रदेश में हमारे 304 मंडलों में इसको संपूर्ण किया जाएगा। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर फर्जी एआई जनरेटेड पोस्टों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ फेसबुक पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेताओं की छवि को भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री से धूमिल किया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि एआई जनरेटेड पोस्टों से भ्रम फैलाने का एक बड़ा आरोप लगता नजर आया। आरोप लगाया गया है कि कुछ फेसबुक पेजों के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं की छवि को भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री से धूमिल किया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। आज महिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी को एक ज्ञापन सौंपा। उसमें लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सोशल मीडिया के द्वारा संचालित पेज धाकड़ धामी, वसूली मोर्चा अभियान, धामी की धमक, सनातनी धामी, इन पेजों के द्वारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और बाकी सब लोगों की छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का काम ये पेजेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये पेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने इनसे बात करी और हम लोगों ने ये उनको बोला है कि अगर अगले 15 दिनों पे इन पेजों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को मजबूरन एसएसपी ऑफिस के में लगातार धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना था। और वहीं बागेश्वर में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने गुरुवार को कांडा तहसील का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के अचानक पहुंचने से तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थिति पंजिका, डिस्पैच रजिस्टर और पत्र प्राप्ति रजिस्टर सहित कई महत्वपूर्ण अभिलेखों की गहन जांच की है। जांच में कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं और कार्यालय कार्यों में भी लापरवाही सामने आई है। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए तहसीलदार से लेकर अनुपस्थित कर्मचारियों तक के वेतन आहरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। बता दें कि इस दौरान तहसील परिसर स्थित कंट्रोल रूम की व्यवस्थाएं भी संतोषजनक नहीं पाई गई और उसका फोन भी बंद मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तुरंत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं देहरादून के नेहरू कॉलोनी इलाके में हुई दहेज हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शादी के महज 4 महीने बाद ही पति ने दहेज और पढ़ाई को लेकर नाराजगी के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 19 नवंबर 2025 को कहकशाह आलम की शादी शहबाज आलम से हुई थी। वहीं शादी के बाद से ही कम दहेज लाने को लेकर उसे ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया कि वो कम पढ़ी लिखी पत्नी से खुश नहीं था और ज्यादा दहेज के लालच में दूसरी शादी करना चाहता था। इसी योजना के तहत 3 मार्च की रात पत्नी के सो जाने पर उसने कंबल से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी। बाद में परिजनों को बीमारी से मौत की बात बताकर गुमराह करने की कोशिश भी की, लेकिन अस्पताल से पुलिस को सूचना मिलने के बाद मामला खुल गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और वहीं उधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन कथित तौर पर रिश्ता टूटने के बाद मानसिक तनाव में आए एक 17 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेशपुर थाना क्षेत्र के कालीनगर गांव निवासी 17 वर्षीय अनुज राठौर ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि अनुज की कुछ समय पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवती से दोस्ती हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। बताया जाता है कि घटना वाले दिन भी अनुज घर पर ही था। घटना की सूचना मिलते ही दिनेशपुर थाना पुलिस प्रभारी निरीक्षक रविंद्र बिष्ट मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जो हुआ कि होली वाला दिन लड़की के घर में गए तो उससे बोला कि मेरा आईफोन दिलवा दे। वो किसी से छिनवा दिया आईफोन, तो वो आईफोन नहीं दिया तो उसके भैया का फोन जो छीन लाया। फिर वो लड़की ने बोला मैं पुलिस केस करूंगी अगर फोन नहीं दिया तो फिर मैं फोन देने गई हूँ। तब तक उस लड़की ने मेरे लड़का को फोन करके बोला तेरे से मैं प्यार नहीं करता हूँ, तेरे ऐसा बोला। तभी मैं घर से चले गई, तभी इसने हादसा जय कर लिया। प्रसंग का मामला है और जो लड़की है वो खटीमा की रहने वाली है और इंस्टाग्राम के माध्यम से इनके बीच में दोस्ती हुई है। जैसे अभी इनकी माताजी से हमने सुना कि ये फोन वापस करने के लिए खटीमा गए थे और इसकी माताजी, और उसी बीच मौका पाते ही जब लड़की ने मना कर दी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, वो उससे क्षुब्ध होकर गले में फांसी लटका दिया। आज उसकी माँ रो रो के बुरा हाल है। 5 भाई बहन हैं और ये भाई में सबसे बड़ा है और जिसकी जो बड़ी बहन है उसकी शादी हो चुकी है और ये अपने आप को कोस रही है मैं क्यों खटीमा फोन देने के लिए गई थी। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजकल के जो युवा बच्चे हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा समय देते हैं और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम माता पिता को भुगतने को देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं माता पिता को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, किससे बात कर रहे हैं कि नहीं और फोन में क्या देख रहे हैं उस पर भी पैनी नज़र होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए माँ बाप को सजग होने की जरूरत है। और वहीं ऋषिकेश में पशुलोक बैराज के पास नदी के बीच बने टापू पर फंसे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने देर रात सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला है। युवक तेज बहाव और अंधेरे के बीच काफी देर तक टापू पर फंसा हुआ था। जानकारी के अनुसार 5 मार्च की रात कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला से निरीक्षक कविंद्र सजवाड़ के नेतृत्व में टीम मौके के लिए रवाना हुई। स्थानीय ग्रामीणों के साथ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर क्षेत्र में तलाश की गई, लेकिन युवक का पता नहीं चल सका। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने तेज बहाव, अंधेरे और दुर्गम नदी तटों के बीच सघन सर्च ऑपरेशन चलाया और कुनाव गांव से करीब 2 किलोमीटर आगे नदी के बीच बने टापू पर फंसे युवक तक पहुंचने में सफलता हासिल की। टीम ने जोखिम भरे हालात में युवक को सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान आयुष ममगई निवासी इंद्रनगर ऋषिकेश के रूप में हुई है, जो बीटेक का छात्र बताया जा रहा है। और वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में सिविल लाइन चौक होने से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मामला चंद्र भवन मार्ग का है, जहां सिविल लाइन के जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहकर तालाब जैसा जाम हो रहा है और सीधे झील में जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क किनारे बनी नालियों में पानी के पाइपों का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से नालियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं। नालियों के जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बदबू से लोग परेशान हैं और बरसात के समय स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। लोगों का ये कहना है कि कई बार नालियों से पाइप हटाने की मांग की जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर और स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार।